बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बड़ी अच्छी खबर से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2013 के बाद साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती है। मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, और जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं दुनिया भर में सबको मुबारक हो। बड़ी कामयाबी है, 2 सेंचुरीज़ लगातार की। फ़खर जमान ने उन्होंने भी कई रिकॉर्ड तोड़े। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 94 रन उन्होंने किए और 28 रन से पाकिस्तान ने तीसरा वनडे मैच जीता और यूं कामयाबी हासिल की। बदियुज़्ज़मा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में तौसीफ़ अहमद साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़ुटबॉल की, जो कि इस वक्त पाबंदी का शिकार है पाकिस्तान में। बदियुज़्ज़मा, क्विकली मुबारक हो भाई। आपको भी मुबारक हो, वैसे पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद हो, क्योंकि अच्छा है कि एक ऐसी सीरीज़ जो हम 2013 से वहाँ नहीं जीते थे, आखिरी बार मिसबा की क़यादत में हम वहाँ जीते थे। और साउथ अफ्रीका की टीम आप देखें कि मेरे ख्याल में जो पहला वनडे हुआ वो भी क्लोज हुआ, लेकिन जो दूसरे वनडे में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया और मैच जीते थे। लेकिन तीसरे वनडे में उनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि फिर यहाँ पर वही है, जितना बड़ा रुपया वही वाला काम हो गया। उनके 6 से 7 खिलाड़ी, आप देखिए 6 खिलाड़ी जो हैं मेन टीम के, वो अपनी टीम को छोड़ के चले गए आईपीएल में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसा ऐसा इस मैच पे शुरू करें। पाकिस्तान ने इसमें एक तो कामयाबी, एक तो जो तब्दीली की थी उस्मान कादिर की, उनको तो आना था बाबर की जगह, बाकी आसिफ अली की जगह तब्दीली की। उसके अलावा सरफराज अहमद को भी खिला दिया आज ने। देखिए बहुत सारी तनकीद आजकल जो है, ज़्यादातर तनकीद पे ही खिलाड़ियों को चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल में आसिफ अली से परफॉर्म बिल्कुल नहीं हो रहा था। दानिश अजीज़ को आपने खिलाया, लेकिन दानिश अजीज़ में वो एतमाद नज़र नहीं आया। आप एक प्लेयर को जो है 1-2 मैचेस की जब कारकर्दगी पर लेके जाएंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ उसको एतमाद लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में दानिश को बहुत जल्दी की इन्होंने वनडे कैप देने में, जिसकी वजह से दोनों मैचों में आप देखिए जिस तरीके से वो आउट हुए, वो काफ़ी अंडर प्रेशर थे, उनसे रन नहीं हुए। आसिफ अली को बार बार आप मौका दे रहे हैं, वो भी वनडे में। मेरे ख्याल में वनडे में आसिफ की जगह नहीं बनती थी। वो टी20 अगर खेल रहे हैं तो टी20 में ऐसा प्लेयर चल जाता है, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट उसको तो लेकर आना पड़ा था ना स्क्वाड में। देखिए वो लेके आप दूसरा शकील सऊद शकील था, लेकिन उसकी जगह आप आसिफ अली किसी और को भी खिला सकते हैं, हैदर अली। लेकिन हैदर अली भी तो वहाँ पर मौजूद है। हैदर अली को आप एक ऐसा बैट्समैन जो, और टीम भी इतनी साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना आप समझ रहे हैं। पहले से बहुत वो चीज़ नहीं है उनमें, क्योंकि बॉलिंग में इतना वो नहीं है। आज भी आपने देखा उनकी बॉलिंग कैसी हुई। तो मेरे ख्याल में हैदर अली को चांस मिलना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती हुई, उसको खिलाना चाहिए। और सरफराज अहमद को तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले कितने सीरीज से आप साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दबाव था सिलेक्शन कमेटी पे भी और मैनेजमेंट पे भी कि अगर दूसरा खिलाड़ी नहीं चला इसको मौका दे के देख लें। आज आपने मौका दे के भी इससे पहले क्यों ये आवाज़ आई है कि 2 विकेट कीपर होने चाहिए? जब सरफराज खेला करते थे, नंबर 1 विकेट कीपर जब वो थे, तो जब तो हमने कभी नहीं सुना कि दूसरा विकेट कीपर होना चाहिए। यही तो मसला है ना, जब तनकीद होती है। ये जब तक ये कोविड का मसला है, आपका स्क्वाड बढ़ा जा रहा है। जैसे आसिफ भाई ये 20, 22 या 24 खिलाड़ियों का स्क्वाड जाता है हर जगह, तो जिसकी वजह से सरफराज को भी मौका मिल रहा है। वो स्क्वाड के साथ जरूर जाते हैं, मैच नहीं खेलते। आज उनको चांस मिला है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। जिस तरह की उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए बैटिंग में, अगर आप 25, 30, 40 रन ऐसे करते कि पता चलता है कि सरफराज खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वही फंस के खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनको वो रन नहीं कर पाए। तो रिजवान अब जो जिस तरह 2 मैचेस में थोड़ा सा उन्होंने रन्स तो नहीं किए, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी पीछे है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो बैट से हो चाहे वो कीपिंग से हो, वो सबके सामने है। और दूसरा वो उनको, मैं जब ये मैच से पहले ही मैंने कहा था कि अगर सरफराज खेलेगा तो एज अ विकेट कीपर खेलेगा, क्योंकि रिजवान अच्छा फील्डर भी है और सरफराज अच्छा फील्डर नहीं है, इस वजह से कीपिंग हो सकता है वो सरफराज से ही कहें, और वही हुआ। आज रिजवान को आपने देखा ना, रिजवान ने 2 रन बनाए आज। जिस तरह से वो आउट हुए, जो उनके चेहरे से लग रहा था कि वो प्रेशर में देखिए एक जो है होता है विकेट कीपर। अब हो सकता है कि बहुत सारी बातें टीम के कैंप में भी चल रही होती हैं, बाहर से भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो ज़्यादातर आपको देखें कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ क्रिकेट में लगा रहता है। बहुत सारी, ना तो वो सियासत में आता है, ना ही वो कभी आपने उसको सोशल मीडिया में। कौन सा खिलाड़ी आया है सियासत में? सोशल मीडिया भरा पड़ा। अच्छा, सोशल मीडिया पे हर तरह के बयान होते हैं, हर तरह के बयान भरे होते हैं। लेकिन आज दिन तक आप देखें उसको, मेरे ख्याल में फ़ोन भी बेचारे ने दूसरा छोटा वाला लिया होगा, इसमें बात भी किसी से करता होगा, नहीं करता होगा। तो मेरे ख्याल में जो लड़का परफॉर्म आसिफ भाई करता है उसको खिलाएं, चांस दें। और ये सीरीज़ में मेरे ख्याल में आप जीत के लिए जा रहे थे ना, कि हमने जीतना ही है, इस वजह से आपने दूसरे लड़कों को चांस दिया। मेरे ख्याल में हैदर को आपको चांस देना चाहिए था। जिस तरीके से हसन अली बाहर बैठे, आज उनकी जो आपने देखा है जब वो कम बैक हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, आखिरी 4 ओवर में आसिफ भाई देखिए कि 63 रन बने, और वही 63 रन पाकिस्तान की इस फतह में जो है वो बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने।
कि देखें साउथ अफ्रीका के पहले जो 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद ऐसा होता है एक तरफा मैच हो गया था, लेकिन 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप हाँ, जो बड़ी छठी अच्छी विकेट की हुई बड़ी अच्छी है पेलवायो और दूसरे जो नए उनके बैट्समैन थे उनके दरमियान, तो वो मैच एक ऐसा हो गया था कि हर ओवर में 10 रन बन रहे थे, वो मैच जीतने की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर वो विकेट भी उन्होंने आगे ली। और उसके अलावा शाहीन आपको मालूम है कि आखिरी के ओवर में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से भी पाकिस्तान ये खैर ये तो मैच अभी भी, ये वाला मैच भी तकरीबन आखिर तक गया, 300 के करीब रन कर लिए, 292 रन साउथ अफ्रीका ने इस पे भी कर लिए। जब आपने कहा ना 5-6 प्लेयर्स उनके चले गए, बिल्कुल। हाँ, उसके बावजूद ये टीम इतनी आसिफ भाई अब जो ना वनडे क्रिकेट भी मॉडर्न क्रिकेट आप और ये ग्राउंड भी छोटा ऐसा लग रहा है, ग्राउंड भी छोटा है, बिल्कुल ग्राउंड भी छोटा है, इसमें रन भी बन जाते हैं। और आप देखें कि वनडे क्रिकेट में आप 300 प्लस रन हो रहे हैं। आपने इंग्लैंड और उसकी सीरीज देखी होगी, भारत की सीरीज, उसमें देखिए कि हर मैच में 300 प्लस रन हुए। उस लेवल की टीम है इंग्लैंड और भारत। देखिए ये देखिए इंग्लैंड की टीम, आप बुरा नहीं, इंग्लैंड अपने मुल्क में भी अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके पहले टेस्ट में जाके इंडिया को हराया, उन्होंने नहीं हराया और बड़े मार्जिन से हराया। तो उसके बाद फिर आपको मालूम है कि जो होम टीम होती है वो क्या करती है, अपने मतलब की पिच बना ली, अपने स्पिनर वो अटैक के लिए, वो बेचारे फंस गए जिसकी वजह से। लेकिन वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आया इंडिया जीत के आया, बिल्कुल जीत के आया। देखिए ऐसी टीम है, और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं थी, आप ये इस बात को माने। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, आपकी अगर बॉलिंग है 300 रन, पिछले मैच में 342 रन दे दिए, उससे पहले भी आपकी जो बॉलिंग थी उसने शुरू में तो अच्छी बॉलिंग की, फिर 274 रन बन गए। जब उनके भी आप देखें 55 रन पे 4 आउट हो गए, तो उसके बाद भी 274 रन बनते। तो मेरे ख्याल में हमारी जो बॉलिंग है इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि शाहीन शाह उस पर आप मोहम्मद हसनैन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो उस टाइप की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। फ़हीम अशरफ बीच में आके बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग डिपार्टमेंट को बेहतर करना होगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी, और मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर जो है आपका, मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। बिल्कुल। आपके ये तो ऊपर के आपके रन हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आज ऊपर के रन में आप 57-58 के करीब रन किए, 57 रन किए इमामुल हक ने, 101 रन किए फ़खर इमाम ने, और 94 रन किए बाबर आजम। बिल्कुल, ये तीनों के टॉप के रन हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उसकी। और नीचे हसन अली ने आगे वो रन किए। तो वही मैं आपको बता रहा था, वो जो 63 रन आखिरी के 24 बॉलों पे बने हैं, वही पाकिस्तान को जीत की तरफ ले गए। अच्छा चलें, अब एक और भी तो हुआ है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया है। बिल्कुल, ये आईसीसी जो मेंस वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए अब जो आईसीसी ने जो नया वो किया है कि इसमें जो टॉप की 8 टीमें होंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी, उसके बाद जो टीमें बचेंगी उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे। तो इसमें जो पॉइंट्स टेबल है, तो इसमें मेरा जो पाकिस्तान इससे पहले जो है वो 6ठे नंबर पे था, लेकिन ये जो 3 मैच हुए हैं, 2 मैच पाकिस्तान जीता। पॉइंट्स तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बराबर है, 40-40, लेकिन यहाँ पर जो रन रेट है वो इंग्लैंड का पाकिस्तान से बेहतर है, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इस जीत का क्रेडिट, मतलब इस सीरीज़ में फतह का क्रेडिट आप किसको देंगे? भाई मिसबाउल हक हैं, कोच वकार यूनुस हैं, यूनुस खान हैं। देखिए कोचिंग पे भी ये होता है आसिफ भाई। देखिए जैसा कि आपकी पीछे परफॉर्मेंस चल रही थी, कोचिंग मिसबाउल हक हो, यूनुस खान हो या वकार यूनुस, काफ़ी तनकीद उन पर हो रही थी। ज़ाहिर है उन्होंने भी सोचा होगा, हार्ड वर्क करवाया होगा और लाजमी ऐसा ही हुआ। और फ़खर जमान जो कितनी आप देखें मैचेस में रन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इस सीरीज़ में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया आपको। पहले मैच में तो आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, आखिरी के में जब हम चेज़ करने जा रहे थे तो आखिरी 17 ओवर में 170 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, और आपके पास तो बैट्समैन थे ही नहीं। शाहीन उसमें 5 रन बनाए और उसके हसनैन के 12 रन है, बाकी सारे रन जो हैं वो फ़खर ने अकेले ही बनाए। तो मेरे ख्याल में फ़खर ने इस सीरीज़ में फिर उसको आउट कर दिया ना, बिल्कुल आउट लेकिन ये एक बात है आसिफ भाई, मैं पूरी सोशल मीडिया में बड़े तजियाकार क्रिकेटर जिसको देखो यही बात कर रहा है कि यार डी कॉक ने क्या किया, आपके बैट्समैन की अपनी गलती है। ये कोई, मैं तो नहीं मानता इसको कि आप बोलें कि जी धोखा दिया है। अब मुझे बताएं कि उसने इशारा कर दिया और बाउंड्री से ड्रो सेकंडों में थ्रो उसके पास आ जाएगी क्या? असल में यही था कि वो जो साउथ अफ्रीकन थे वो आउट करना चाह रहे थे फ़खर को, क्योंकि उनके लिए हारिस की विकेट लेना इतना इशू नहीं था। तो मेरे में डायरेक्टली उसने इशारा कर दिया, वो उधर, वो पहले ही प्लान बना चुका था, इधर वो पलटे, और इसकी गलती जो है खुद फ़खर ने खुद जो है वो मानी है कि मेरी गलती है। आज आपने वसीम अकरम को भी देखा, वसीम अकरम ने भी कहा कि भाई ये कौन कहता है कि यार ये डी कॉक ने जो है वो किया है। मियादाद ने भी कहती है, आपके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जब कहते हैं, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी मैच खेल रहे होते हैं ना, तो आप भी कोशिश करते हैं यार उसको थ्रो इधर फेंको उधर फेंको, लेकिन वो तो रूल है ना, मैच जो लोग
कोट कर रहे हैं वो तो आईसीसी का रूल है, बनाया हुआ रूल है। रूल है, लेकिन लेकिन उसमें मुझे उस रूल में कुछ वो नज़र नहीं आया कि वो इस तरह की, आप देखें गौर से देखें, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब बॉल आ चुकी तो उसने वो किया, आप देखें जब उसने यूं किया यूं तो बॉल लग चुकी। मेरी भी आज एक क्रिकेटर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फ़खर जमान का बैट जो है वो गलत हाथ में था, बिल्कुल ये नहीं देखिए, होना चाहिए था। तो बिल्कुल। खैर अब वो तो बात आई गई हो गई। अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा 10 अप्रैल से, तो क्या देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में T20 में भी तगड़ा है, और ये नहीं कि हम उसको, क्योंकि उनके जो साउथ अफ्रीकन के जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं है। 2 तब्दीलियां की हैं तो मतलब बिल्कुल वनडे वाले जाहिद महमूद जाहिद को ले महमूद लिया और शादाब की जगह, फ़खर। और फ़खर की जो परफॉर्मेंस अच्छी थी वो नहीं थे, तो वो उनको ऐड किया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है ना एज हासिल होगा T20 में। अच्छा मोहम्मद वसीम साहब की कारकर्दगी तो आप उनसे तो आप पूरी तरह से मुतमईन हैं। देखिए मोहम्मद वसीम, आप ये लोग कहते हैं कि सिलेक्शन में ये जो भी लड़का परफॉर्म कर रहा है, मोहम्मद वसीम मुझे लग रहा है कि उस पर उसकी नज़र है और उसको चांस मिल रहा है। ये आप नहीं कह सकते कि मोहम्मद वसीम वो कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कभी कप्तान चाहता है कि यार मुझे ये लड़का नहीं, ये नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ कि जो शाहनवाज दानी को टीम में शामिल किया है, तो उसी पे एक बात चल पड़ी थी कि कप्तान शायद खुश नहीं है, वो चीफ सेलेक्टर से नाराज़ हैं, या हेड कोच खुश नहीं है। कि उनका ये था कि भाई एक ऐसा फास्ट बॉलर जो अभी भी आया है, PSL में 2-4 मैच खेला है, और उसके बाद आपने उसको डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, तो उसको हो सकता है कि डोमेस्टिक में चांस दे। तो ये है। चलें वदी, आपसे बात होती रहेगी फिर अगले प्रोग्राम्स में। इस वक्त एक ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे थे, इससे पहले हमने क्रिकेट पर बात की जो सीरीज़ मुकम्मल हुई, और अब हम बात करेंगे तौसीफ़ अहमद साहब से जो सेहतयाब हुए हैं। लाहौर में उनके साथ एक वाक़या हुआ था, आप सबको पता है, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी टीवी चैनल पे आए हैं और बता रहे हैं अपना हाल। तौसीफ़ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी सेहत अब कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, और डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है। ऑनेस्टली जो हुआ मेरे साथ अल्लाह की मर्ज़ी है, और यकीन कीजिए कि हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मगर अल्लाह के हुक्म से उनकी दुआएं काम आई, और मैं बहुत मुश्किल में उस वक्त थी जो मुझे बयान करना मेरे लिए मुश्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब डे बाय डे बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप कुछ, अगर आपको याद हो, लाहौर में आपके साथ कब गए थे, क्यों गए थे, और वहाँ पर क्या हुआ, अगर आप बता सकें? जी हाँ बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ PSL हुआ था, तो मैंने PSL एक टीवी पे बैठ रहा था, तो मेरी बेटी दुबई से लाहौर आई थी, क्योंकि उसके ससुराल वहाँ है। तो मैंने वाइफ को भेज दिया था, मैंने कहा आप जाओ, मुझे बीच में कहीं मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा। लेकिन वो PSL चेंज हुआ, ख़त्म हो गया, तो फिर मैं भी चला गया। मैं अपने कज़न सैफ के पास ठहरा था, मेरी वाइफ भी वहीं थी, तो 3 दिन बाद मैं चला गया। तो बेसिकली हमारा अपनी बेटी से मिलने का ज़्यादा वो था, और उसके यहाँ भी एक शादी थी, तो वहाँ पे थे। बट ये जो वाक़या हुआ, ये मेरे कज़न थे सैफ, और मैं रियली उसका तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है कि वो गाए बगाए मेरे साथ रहा। वो एक प्राइवेट पार्टी थी, और मेरे से उसका ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन कज़न के कहने पे कोई मिनिस्टर लेवल की पार्टी थी, उसमें काफ़ी मीडिया और बहुत लोग आए हुए थे। तो हम गए वहाँ, मैं बैठा स्टेज पे जाके, लोग काफ़ी बैठे थे, तो मुझे अजीब सा फील हुआ, जैसे मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है कि मुझे वॉमिट टाइप की जो है महसूस हो रही थी। तो मैं कज़न को कान में बोला, तो मैंने कहा यार मैं वॉशरूम ले के चलो ज़रा, मुझे ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। कहने लगा ठीक है। मैं उठाऊँ स्टेज से, तो इतने में कोई एक साहब आए, जिसका उन्होंने तारुफ कराया कि असद अशरफ साहब हैं, ये डॉक्टर हैं, और मिनिस्ट्री में भी रहे हैं। तो मैंने हाथ मिलाया उनसे। अब बस मुझे इतना याद है कि हाथ मिलाया, उन्होंने जो मेरे कान में बात आई वो कहने लगे, तौसीफ़ साहब आप मुझे कुछ
बेहतर फील नहीं लग रहा है, कि बेहतर फील नहीं कर रहा। तो मैंने गर्दन ऐसे की और मैं बस मुड़ा हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मैं बाद में जो 2 दिन बाद मुझे पता चला, और मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे ले गए थे, और मेरी एंजियोप्लास्टी की एंजियोग्राफी उन्होंने की, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके बाद मुझे जो था वो गवर्नमेंट लेवल पे एक हॉस्पिटल में लेके जाया गया। अच्छा, उसके बाद पीसीबी की एंट्री कब हुई इस सारे सिलसिले में आपके साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा, मैं तो पीसीबी का बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये नहीं कि मैं अभी पीसीबी से मेरा वास्ता रहेगा, डेफिनेटली क्रिकेट है तो मैं पीसीबी के पैनल पे नहीं हूँ, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं दुबई शिफ्ट हो गया था, और बहुत मुझे प्रॉब्लम थी काफ़ी वहाँ पर, और मुझे पीसीबी ने सहारा दिया, और मुदस्सिर नज़र साहब उस टाइम में एमसीए के थे, और हारून रशीद साहब, वो उस वक्त एक जो है वो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने वाले थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ फील ठीक नहीं है मेरा, तो हो सके तो मुझे पीसीबी में वहाँ, तो उन्होंने मेहरबानी की थी और मुझे वो वहाँ लेके आए थे। यहाँ आके मैंने कुछ लेवल किए, और उसके बाद शहर में मुंसलिक हो गया, और यकीनी तौर पे उनका बड़ा एहसान है मुझ पर पीसीबी का, और हमेशा रहेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो अभी भी ये था, और सच्ची बात तो ये है कि मैं तो उस वक्त इतना नहीं था, मुझे बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे, मेरे लिए किसी को कहा गया है, मिनिस्टर साहिबा को, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को, यास्मीन साहिबा, वो आई भी थी, और मैं उस वक्त धुंधला सा मुझे याद है कि वो आई और आन के उन्होंने मुझे कहा, जबकि मैं हकीकत है मुझे उन्होंने कहा कि तौसीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर आपके लिए बहुत वरीड है, और आप किसी चीज़ की फ़िक्र ना कीजिएगा। और ये ऐसे मेरे कान में है, लेकिन कब गई वो ये मुझे नहीं पता चला। बट आई थिंक फौरी उस वक्त मुझे इतना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट देना, और जो लोग वहाँ सब मौजूद थे, एक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर बनाए थे ख्वाजा इमरान, वो मतलब एक ऐसा, मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे बेटा, मेरा कज़न मुझे बता रहा है कि ऐसे जैसे मशीनरी एकदम जो है वो हरकत में आ जाती है। तो आपके तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और जो लोग भी ज़ाहिर है उनको ख़बर दी होगी, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन सब का कि उन्होंने मेरी हेल्प की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सबके सामने हूँ। अच्छा, फिर वहाँ से फिर पीसीबी की एनसीए में आप रहे, किस तरह की ट्रीटमेंट आपको वहाँ जी हाँ, मिली? जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरा पीसीबी से बड़ा गहरा लिंक है। ऐसा नहीं समझूंगा कि इसलिए कि पीसीबी ने मुझे जॉब दी थी जब कोई भी नहीं मुझे पूछ रहा था, मैं इस मुल्क से बाहर था। जैसे आपको बताया मैंने, मेरी फैमिली भी बाहर थी, मुझे यहाँ लेके आए थे। मैंने नाम मेंशन किया आपको, मुदस्सिर और हारून रशीद साहब। तो यहाँ पर जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो मुझे मेरे बेटे वलीद ने बताया, और मेरे कज़न ने बताया कि नदीम, बल्कि जाफ़र साहब, सलीम जाफ़र वहाँ मौजूद थे, और गाय बगाए वहाँ पर मौजूद थे। कुछ टेस्ट प्लेयर में वज़ातुल्लाह वास्ती भी थे, हयात जो है वो था, और कई लोग मुझे देखने आए मुझे। लेकिन ये गाय बागाए सलीम जाफ़र उस वक्त मेरा मीटिंग में पीसीबी की किसी गए हुए थे, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो मेरे कज़न को और बेटे को बताया कि इसके बाद आपने पीसीबी से फ़ोन आया है, नदीम खान साहब और मानी साहब डेफिनेटली उन्होंने अप्रोच किया कि उनको फुल
अकोमोडेट किया जाए NCA में। तो मैं जैसे थोड़ा ठीक हुआ तो मैं वहाँ चला गया, और रियली मैं आपको बताऊँ, वहाँ सकलैन मुश्ताक मौजूद थे उस वक्त, उमर रशीद जो कि वहाँ थे, और नदीम खान बजाते खुद वहाँ पे थे, और बहुत उन्होंने लुक आफ्टर मेरी की है, और ज़ाहिर है मेरी और मेरी फैमिली की लुक आफ्टर की है, क्योंकि मुझे जहाँ मैं कोचिंग के हवाले से रहने जाता था, एडमिन का जो एरिया था, वहाँ मैं बीमारी की सूरत में भी मुझे वहाँ अच्छा ट्रीट किया गया जब मैं उनकी जॉब में था। उसके बाद अब इस पोजीशन में मेरे बेटे को एडजस्ट किया। फिर असल है कि वहाँ फौरी ही जो है जो स्टाफ होता है वहाँ सारा वो आ गया, जिसमें ख़ास तौर पे किचन के लोग मौजूद थे। मुझे परहेज़ी खाने का थ्रू आउट 3-4 दिन जो मैं रहा, मुझे बहुत लुक आफ्टर की गई, हर लिहाज से लुक आफ्टर की गई। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे जो लोग भी मेरे लिए जिन्होंने मैं जिनको नहीं भी, जैसे सरफराज का फ़ोन आया था मेरे लिए, और कई टेस्ट प्लेयर्स के फ़ोन आए थे, मुझे तो याद नहीं है, पता मेरे बेटे को ही था। तो ज़हीर भाई का इंग्लैंड से आई थिंक फ़ोन आया था, तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मुश्ताक मोहम्मद साहब इंग्लैंड से थे, बाद में मैंने मैसेज में देखा जिसका जवाब तो मेरे बेटे ने दे दिया था, बट मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनसे जो है ख़ुद भी, तो मैं इन सब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे इस मुल्क ने इज़्ज़त दी, फिर बुरे वक्त में भी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की और इन सब ने मेरा साथ दिया। अच्छा, PCB की तरफ से कोई माली तौर पर कुछ आपकी मुआवनत हुई हो कुछ? आई थिंक मैं जब मुझे नहीं पता था, लेकिन ज़ाहिर है जब मुझे होश आया तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में था, लेकिन मुझे बताया गया कि जो ख़र्चा पिछले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो हम गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल में चले गए थे, वहाँ तो मुझसे कोई भी पैसा नहीं लिया गया, और वहाँ के डॉक्टर ने भी बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ कोऑपरेट किया। लेकिन PCB ने जब मैं पहले हॉस्पिटल में था उसमें इन लोगों को ही कहा था कि PCB आपका सारा खर्चा बर्दाश्त करेगी, तो आई थिंक वो प्रोसेस में है, और जो है इंशाल्लाह बहरहाल मैं उनकी इस हेल्प का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। चलें, अब ये बताइए कि कब वापस आ रहे हैं आप ग्राउंड में कब आपको देखेंगे? मैं फ़िल वक्त तो अभी वैसे ही आउट था, लेकिन डेफिनेटली ये मेरा एक पैशन है, मैंने इससे बड़ा नाम कमाया है, और उम्र का हिस्सा गुज़रने के बाद भी जो है मेरे को बड़ी इज़्ज़त की नज़र से, चाहे वो PCB हो या किसी लेवल पे हो, क्योंकि मुश्किल टाइम में ही इंसान के लोगों का पता चलता है। अच्छे टाइम में तो सारा ही कुछ ठीक चल रहा होता, लेकिन मुश्किल टाइम में मुझे हाथों हाथ लोगों ने लिया, मेरे मुल्क ने, मैंने जो मुल्क मैं तो उसको कुछ वापस नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ भी दिया उसने, मैं इस मुल्क का शुक्रगुज़ार। शुक्रिया बहुत बहुत तौसीफ़ अहमद साहब, आपने इस हालत में आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। ये थे तौसीफ़ अहमद जिनको आपने सुना। अब एक ब्रेक के बाद हम फ़ुटबॉल का रुख करेंगे, और फ़ुटबॉल की एक क्लब के चेयरमैन हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात करेंगे अब फ़ुटबॉल पर। फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी, और जिसका डर था वही हुआ। काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, जब एक ग्रुप ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के दफ्तर पे कब्ज़ा किया, और इसी को बेस बनाकर फ़ीफ़ा ने पाबंदी लगाई है, और उस वक्त तक की पाबंदी रहेगी जब तक फ़ीफ़ा की बनाई हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ में मामलात वापस नहीं चले जाते। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंतखाब अली साहब। फ़ीफ़ा की जो पाबंदी लगी इस पर हम बात करेंगे। इंतखाब अली साहब चेयरमैन हैं माशा यूनाइटेड फ़ुटबॉल क्लब के।
बहुत शुक्रिया इंतखाब साहब आपके ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए, इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान फुटबॉल ऑफ कोर्स, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैं दिस इज़ नो डाउट दिस इज़ सच अ सैड डे फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदारान जो पीटीआई के एमएनए आमिर डोगर साहब हैं और इंजीनियर इशफाक शाह साहब हैं, जिन्होंने फीफा हाउस पे नजायज़ कब्ज़ा किया है, जिनकी वजह से हम पर ये पाबंदी लगी है और यही उनके ज़िम्मेदारान हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब पाबंदी लगी थी तो एक नेशनल वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप भी चल रही थी, जिसमें आपका क्लब भी खेल रहा था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, सेमीफाइनल से आप लोग उम्मीद कर गए थे। उस सिचुएशन में आपने किसी से बातचीत की थी? कोई बातचीत आपकी चल रही थी? जी, इस सिलसिले में मेरी जो हमारे सेनेटर दिलावर खान साहब हैं, उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे अपील की थी कि इस सिलसिले में वो अपना जो किरदार अदा करें, इन लोगों को आपस में बिठाएं, इनकी सुलह करवाएं, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। जो इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया वो छुड़वाएं, ताकि फीफा जो है वो इसको हमारी रुकनीत बहाल कर सके और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहाल हो। तो देखते हैं सर, इस सिलसिले में अभी हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा सर। तो अब आपके ख्याल में जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? सर, नॉर्मलाइजेशन कमेटी मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत करें, उनसे रजू करें, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका हल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास नहीं है। वही अगर अपना किरदार अदा करेंगे तो इसमें बेहतरी आ सकेगी। अच्छा, जो आपका क्लब है माशा यूनाइटेड, उसमें नेपोलिस प्लेयर्स को भी आपने इनवाइट किया था, तो वो प्लेयर्स अब चली गई हैं, आपने सेमीफाइनल से उम्मीद कर लिया था, उनका जाते हुए क्या कहना था, अगर कुछ शेयर कर सकें? सर, नेपलीज प्लेयर वो कल उनकी पाकिस्तान से वापसी हुई है और वो जाते हुए बहुत ही इस फैसले से नाखुश थी और वो बकायदा रो रही थी और वो कह रही थी कि चंद लोगों के गलत फैसले से पाकिस्तान के फुटबॉल को बहुत नुकसान हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो पाकिस्तान में आके फुटबॉल खेल के बहुत खुश थी, पाकिस्तान के माहौल उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आखिर में ये जो चंद लोगों ने वो कब्ज़ा किया और वो जो टूर्नामेंट हो रहा था कैंसिल हुआ, उसकी वजह से वो बहुत नाखुश थी और वो टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं कर सकी जो उनकी ख्वाहिश थी, ताकि वो माशा क्लब को फाइनल में जता सकें। अच्छा, इस वक्त आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप जब यहाँ पाकिस्तान में थे तो आपसे बात हुई थी, फैसलाबाद में आपका पूरा सेटअप आपने बनाया हुआ है और आप बड़े अपबीट थे उस वक्त, और आपने कहा था कि कुछ और कुछ और फॉरेन प्लेयर्स को भी आप लेकर आएंगे, कुछ लीग की भी आपने बातचीत की थी, पाकिस्तान सुपर लीग की तरह एक फ़ुटबॉल की लीग आप कराएंगे। अब आपके प्लान्स का क्या क्या सिचुएशन है इस वक्त? सर, हम 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे थे। एक तो हमने फैसलाबाद में एक अकेडमी बनाई थी, उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इंशाल्लाह वो तो हमारा काम जारी है। और दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग जो होती है उसमें हमने साउथ अफ्रीका से यहाँ से प्लेयर्स हायर किए थे, जिनको पाकिस्तान में हम ला के खिलाना चाह रहे थे। और एक जो थी, हम एक पीएसएल की तरह पाकिस्तान में लीग करवाना चाह रहे थे, ताकि बाई इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, वो पाकिस्तान प्लेयर्स उनके साथ खेल सकें और पाकिस्तान का फुटबॉल बेहतर हो सके। क्योंकि अभी इन्होंने कब्जा कर लिया है, फीफा ने पाकिस्तान की स्पोर्ट बंद कर दी है और अभी आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल होगा। और ये इसके जैसे ही इसका कुछ हल निकलेगा उसके बाद हम इस पे काम जारी रखेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राय इंतखाब अली साहब, आप चेयरमैन हैं माशा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के। ये था आज का प्रोग्राम। इसमें हमने लास्ट सेगमेंट में फ़ीफ़ा के उस एक्शन पे बात की कि जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिया। अब उम्मीद है कि इसका कोई बेहतर से बेहतर हल निकले। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।